तो हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे? एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन में हमने 4 थ्योरम कंप्लीट कराया है। 4 थ्योरम में हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखे थे, एक नेसेसरी, एक सफिशिएंट, एक पोलर फॉर्म और एक एफजेड। अगर एफजेड का मॉडुलस एनालिटिक है तो एफजेड भी एनालिटिक होगा। ये चारों थ्योरम में से एक थ्योरम पक्का आता है, एक थ्योरम आता है, एक सवाल आता है, इस तरह से आएगा। तो एनालिटिक फंक्शन लगभग हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अगर चाहो तो एक और क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, तो एक और क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। जैसे हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे कि एक एफजेड एक फंक्शन दिया हुआ था जो कि एनालिटिक नहीं था ओरिजिन पर, लेकिन कुची-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा था। ये देखे थे, एनालिटिक नहीं था लेकिन कुची-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा था। उस पर हम लोग एक और क्वेश्चन बनाना चाहते हैं जो कि बढ़िया है। एग्जामिन the nature of the function, examine the nature of the function fz बराबर x स्क्वायर y का पावर 5 x प्लस iy डिवाइडेड बाय x का पावर 4 प्लस y का पावर 10। ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, जहाँ पर z नॉट इक्वल टू 0 है, f 0 बराबर 0 दिया हुआ है। In a region, question है, in a region including the origin, चलो ये क्वेश्चन है, एग्जामिन द नेचर ऑफ द फंक्शन। नेचर ऑफ द फंक्शन का मतलब वो एनालिटिक है कि नहीं उसको चेक करना है। एफजेड क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई 5 एक्स प्लस आई वाई, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 10, जहां पर जेड नॉट इक्वल टू 0, f0 बराबर 0 इन ए रीजन इंक्लूडिंग द ओरिजिन। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको हम लोग fz बराबर u प्लस आई भी लिखते हैं और रियल और इमेजिनरी को क्या करते हैं अलग अलग करके u और v का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, तो हम लोग ले लें लेट fz बराबर u प्लस आई भी बराबर एक्स स्क्वायर वाई 5 एक्स प्लस आई वाई डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 4 वाई का पावर 10। इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग। तो एक्स क्यूब वाई का पावर 5 प्लस आई एक्स वाई का पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स 4 प्लस वाई 10 डिवाइडेड बाय एक्स 4 प्लस वाई 10। ओके, यहाँ से आ गया यू एक्स वाई बराबर आ गया मेरे को एक्स क्यूब y5 डिवाइडेड बाय x का पावर 4 y का पावर 10 भी xy भी मिल गया मेरे को x स्क्वायर y का पावर 6 डिवाइडेड बाय x का पावर 4 प्लस y का पावर 10। कहीं भी स्टार्टिंग हम लोग का ऐसे ही होगा। ओके, x u x y और v x y हम लोग निकाल दिए हैं। ओके, तो एट द ओरिजिन हम लोग डेल u बाई डेल x निकालें। एट द इंक्लूडिंग द ओरिजिन बोला हुआ है, एट द ओरिजिन हम लोग निकाल लेते हैं डेल यू बाई डेल एक्स। तो डेल यू बाई डेल एक्स का डेफिनेशन क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, याद करो नीचे h याद है ना, माइनस यहाँ पर आ जाएगा u 0 0 और यहाँ पर क्या आएगा डेल यू बाई डेल एक्स है तो पक्का है कि y तो 0 ही होगा। यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस h मतलब 0 प्लस h कॉमा 0 ऐसे आएगा। मतलब ये आ गया u h 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 u h 0 माइनस u 0 0 बाई h। u h 0 का वैल्यू कितना आएगा, देखो यहाँ पर h यहाँ पर 0 पुट करोगे तो पूरा का पूरा कितना आ जाएगा 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस 0 बाई h बराबर कितना आ जाएगा 0। क्या आ गया डेल यू बाई डेल एक्स। सिमिलरली डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल वाई कितना लिखोगे जल्दी बताओ, लिमिट k टेंड्स टू 0 u यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 0 प्लस k रहेगा माइनस u 0 0 डिवाइडेड बाय k। ओके, लिमिट k टेंड्स टू 0 u ऑफ 0k माइनस u 0 0 डिवाइडेड बाय k
यू जीरो के का वैल्यू भी कितना आएगा तुम देख लो, यहाँ पर जीरो यहाँ पर के पुट करोगे तो वैल्यू कितना आएगा? ओके, यू जीरो के का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पर x के जगह जीरो, यहाँ पर y के जगह के पुट करोगे तो वैल्यू जीरो ही आएगा, तो इसका वैल्यू भी जीरो। सिमिलरली हम लोग बात कर लेते हैं डेल v बाई डेल x बराबर भी जीरो आएगा एंड डेल v बाई डेल y बराबर भी जीरो आएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, कुची-रामन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। Hence, we see that क्या देखे हम लोग कि डेल यू बाई डेल एक्स बराबर आ गया डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। हेंस बोलते हैं कुची-रामन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। कुची-रामन इक्वेशन क्या कर दिया है? सेटिस्फाई कर दिया है। तो दो चीज हम लोग देखते हैं जब नेचर की बात करते हैं हम लोग, तो दो चीज को नजर डालते हैं। पहला नजर डालते हैं कि कुची-रामन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और दूसरा नजर डालते हैं कि एनालिटिक है कि नहीं। गौर से सुनना एनालिटिक का बात। ऐसे केस में जब यू एक्स वाई या वी एक्स वाई मेरे पास है और एनालिटिक है कि नहीं, उसको जब चेक करते हैं तो क्या देखते हैं कि एफ जेड डिफरेंशिएबल है या नहीं। एफ जेड अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या बोल देते हैं कि एनालिटिक है। एफ जेड अगर डिफरेंशिएबल है, कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हम लोग क्या समझते हैं? तो एफ जेड अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में हम लोग क्या समझते हैं उसको? along any two path through the origin, उसका वैल्यू बराबर आता है कि नहीं? along any two path through the origin, वो बराबर आता है कि नहीं, इसी को चेक करते हैं हम लोग। ओके, कहीं भी हम लोग डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए यही करते हैं। तो हम लोग एफ डैश जीरो का वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ डैश जीरो का वैल्यू लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो बाई जेड। चलो एफ जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं। लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर वाई 5 एक्स प्लस आई वाई डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 10। ये किसका वैल्यू है? एफ जेड का। एफ जीरो का वैल्यू क्या होगा? तो जीरो। एफ जीरो का वैल्यू क्या होगा? तो जीरो डिवाइडेड बाय कितना है? जेड। जेड का मतलब एक्स प्लस आई वाई। यहाँ से कैंसिल कर दो। जेड टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर वाई 5 एक्स प्लस आई वाई कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 10। कितना दूर आ गया? स्टार्टिंग कैसे करते हैं? एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो का वैल्यू लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो बाई जेड। एफ जेड का वैल्यू मेरे पास है, एफ जीरो का वैल्यू मेरे को जीरो दिया हुआ है। एफ जीरो का वैल्यू जीरो दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय जेड के जगह पर एक्स प्लस आई वाई। अब पाथ लेंगे, टू पाथ्स लेंगे और दोनों पाथ पर इसका वैल्यू बराबर आया तो हम लोग बोल देते हैं कि क्या है? डिफरेंशिएबल है। दो पाथ कहने का मतलब दो पाथ जो लेंगे, याद रखना है यहां पर तुम लोग को थ्रू द ओरिजिन ही लेना है। थ्रू द ओरिजिन मतलब y बराबर mx के फॉर्म में होना चाहिए। y बराबर x हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ही होना चाहिए। चलो
क्लियर है रिया? रिया यस सर। क्या समझी? एफ जेड अगर डिफरेंशिएबल है इसका मीनिंग क्या समझे? एफ जेड डिफरेंशिएबल है इसका मतलब क्या समझे? एफ जेड का वैल्यू, एफ डैश जेड का वैल्यू अलोंग एनी टू पाथ थ्रू द ओरिजिन ये बराबर आना चाहिए। तो हम लोग एफ डैश जीरो पर निकाल रहे हैं, इसलिए एफ डैश जीरो का वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि यह है। अब हम लोग पाथ लेंगे, पाथ लेंगे y बराबर एम एक्स टाइप का चीज लेंगे, y बराबर x टाइप का चीज रखेंगे, y का वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा? जब सारा फंक्शन x का आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? x टेंड्स टू 0 और उसका हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये पाथ तुम कोई भी ले सकते हो, लेकिन याद रखना है थ्रू द ओरिजिन। ओके, तो नेचर का जहां तक बात है कि अगर नेचर का बारे में बात करेंगे हम लोग, तो नेचर में हमेशा हम लोग उसको एनालिटिक देखेंगे और कुची-रामन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इसी को देखेंगे। ओके, चलो पाथ लेते हैं, पाथ लेते हैं। फर्स्टली लेट z टेंड्स टू 0 along y बराबर x। तो y बराबर x लोगे तो क्या आएगा? देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 या x आ जाएगा और जहां जहां y है x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा x का पावर 5 डिवाइडेड बाय x का पावर 4 और x का पावर 10। चलो कॉमन निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना आ जाएगा? x का पावर 7 है, यहाँ पर x का पावर 4 कॉमन निकलेगा, 1 प्लस x का पावर 6 कटेगा, ये बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब बाई 1 प्लस x6। मतलब वैल्यू कितना आ गया इसका? 0। along y बराबर x लिया। अब ले लेते हैं नाउ लेट z टेंड्स टू 0 along y5 बराबर x स्क्वायर। गौर से देखना, लास्ट में एक y बराबर x लोगे और एक लोगे y5x स्क्वायर। तो y5x स्क्वायर भी पासिंग थ्रू ओरिजिन ही है, पासिंग ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या ओरिजिन है। ऐसा लेना है कि इसको सेटिस्फाई कर देंगे। तो तुम देखो y5 बराबर x स्क्वायर लोगे तो नीचे में तुम्हारा x का पावर क्या आ जाएगा? x y5 बराबर x स्क्वायर, x का पावर 4 टाइप का चीज आएगा। तो इसको लेते हो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 यह आ जाएगा x स्क्वायर, y5 के जगह पर x स्क्वायर, x का पावर 4, ये भी आ जाएगा x का पावर 4, मतलब ये आ जाएगा 1/2। तो एक तरफ आ रहा है 0, एक तरफ आ रहा है 1/2। इसका मतलब क्या बोल देंगे? हियर fz इज f dash 0 does not exist, does not exist, does not exist का मतलब fz is not analytic at the origin। मतलब दो अलग अलग पाथ में इसका अलग अलग वैल्यू आ रहा है, इसलिए हम लोग बोल देंगे कि एनालिटिक नहीं है। thus fz is not differentiable, not differentiable at the origin, although Cauchy-Riemann equations are satisfied, although Cauchy-Riemann equations are satisfied। तो हम लोग देखते हैं कि एफ जेड एनालिटिक तो नहीं है,
लेकिन कुची राइमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये रहा इस पर दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग पहले ही बना चुके थे। तो जो पाथ लेना है पासिंग थ्रू ऑरिजिन, एक पाथ y बराबर x वाला लोगे, तुम y बराबर mx भी ले सकते हो। जो भी लेना है पासिंग थ्रू ऑरिजिन ही लेना। ओके, चलो एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। If fz is analytic function of z, prove that del square by del x square del square by del y square, यहाँ ले लेते हैं रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर बराबर लाना है 2f डैश जेड का मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो एफ जेड एनालिटिक दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स 2 प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई 2 रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर बराबर लाना है 2 मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। तो हम लोग, मेरे पास किसको डिफरेंशिएट करने बोला है, रियल पार्ट ऑफ एफ जेड। तो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं लेट एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी। तो इसका रियल पार्ट कौन सा कहलाएगा, सो रियल पार्ट ऑफ एफ जेड कितना है u। तो हम लोग एक करके डिफरेंशिएट करें, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, यही ना करेंगे, यहाँ पर यू स्क्वायर हो गया, एक करके दोनों निकालेंगे, दोनों सिमिलरली ही आएगा 2u डेल यू बाय डेल एक्स। उसी तरह एक बार डिफरेंशिएट किया हम लोग, दूसरा बार डिफरेंशिएट करें डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, मतलब 2 बाहर चल जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू डेल यू बाई डेल एक्स। गौर से देखो, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा, दूसरा बार डिफरेंशिएट करोगे तो दूसरा बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, जरा देखें तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ये आ जाएगा यू डेल 2 यू बाई डेल एक्स 2 प्लस डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। गौर से देखो, u को छोड़ेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आराम से आ गया। सिमिलरली हम लोग डेल बाई डेल 2 वाई डेल 2 बाई डेल वाई 2 जो निकालेंगे ये आ जाएगा यू स्क्वायर का 2u डेल 2u बाई डेल वाई 2 प्लस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर। चलो ये दोनों निकल गया, अब हम लोग ले लेते हैं डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर। इसको लेंगे तो हम लोग एक टाइप का चीज को एक जगह रखें, 2u एक साथ रखेंगे, क्या आ जाएगा डेल 2u बाई डेल एक्स 2 प्लस डेल 2u बाई डेल वाई 2 प्लस 2 बाहर चल जाएगा, यह आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर। गौर से देखो, एक इसको और इसको जोड़ रहे हैं तो एक टाइप का टर्म एक जगह जोड़े, दूसरा टाइप का टर्म दूसरे जगह जोड़े, यहाँ तक कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है।
सीधा सा बात है कि रियल पार्ट ऑफ एफ जेड का हम लोग वैल्यू निकालिए यू, इसको एक बार विथ डबल डिफरेंशिएट किए, सिमिलरली इसको डबल डिफरेंशिएट किए और दोनों को जोड़ दिए और कोई काम नहीं किए। Okay, since U is analytic, then it must be harmonic function. Harmonic function that is harmonic function अगर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, del 2u by del x2 प्लस del 2u by del y2 बराबर 0 आ जाएगा। तो मेरे को बच गया है del स्क्वायर बाई del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर बाई del y स्क्वायर u स्क्वायर बराबर मेरे को बच गया ये वाला ट्वाइस del u by del x प्लस del u by del y का होल स्क्वायर। ये बच गया और रुक जाओ, ये बच गया। अब बोल रहा है कि चूंकि एनालिटिक है तो मेरे पास कुछ ही रेमन इक्वेशन भी है। वी नो बाय सीआर इक्वेशन, इसको y वाला को चेंज कर देते हैं तो del u by del y बराबर आ जाएगा माइनस del v by del x। तो यहां पर लिख देते हैं सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड अगर एनालिटिक है तो कुछ ही रेमन इक्वेशन से इसको चेंज कर देंगे। यह आ जाएगा del u by del x का होल स्क्वायर प्लस del v by del x का होल स्क्वायर, माइनस खत्म हो गया, रुक जाओ। ओके, तो अब गौर से अगर देखो, गौर से देखो तो एफ जेड बराबर सिंस एफ जेड बराबर कितना दिया हुआ है u प्लस आई भी, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते तो एफ डैश जेड बराबर क्या आता, del u बाई del x प्लस आई del v बाई del x आता है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसका हम मॉडुलस निकालते मॉड ऑफ एफ डैश जेड तो कितना आता, अंडर रूट del u बाई del x का होल स्क्वायर del u बाई del v बाई del x का होल स्क्वायर, इतना आता। अब टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ एनालिटिक फंक्शन, तो अगर हम लोग मॉड एफ डैश जेड का होल स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, del u बाई del x का स्क्वायर प्लस del v बाई del x का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं तो फाइनली आ गया del बाई del x स्क्वायर del स्क्वायर बाई del y स्क्वायर u स्क्वायर बराबर ये कितना आ गया 2 इंटू मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर, यही आ गया, ये रहा ना। तो इस तरह से देखो ये भी बड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम लोग का तैयार है। जो क्वेश्चन हम लोग के लिए होमवर्क में है, बोल रहा है इफ एफ जेड बराबर एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई 4, जहाँ पर जेड नॉट इक्वल टू 0 है, एफ 0 बराबर 0 है, प्रूव दैट fz minus f0 by z
टेंड्स टू जीरो एज जेड टेंड्स टू जीरो, दैट इज, इसका मतलब हो गया लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो बाई जेड टेंड्स टू का आएगा जीरो। तो एक बार फिर इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, अगर हम लोग हिंट लें तो सीधे बोलता है प्रूफ करना, इसमें एनालिटिक फंक्शन को यूज करना नहीं बोलता है, सीधे बोलता है प्रूफ कीजिए। तो एफ डैश जीरो का वैल्यू लेकर चलोगे, एफ जेड का वैल्यू डालोगे, एफ जेड का वैल्यू ये है, एफ जीरो का वैल्यू ये है, सारा जेड के टर्म में आ गया। एलोंग पाथ लोगे, एक y बराबर x पाथ लोगे और एक पाथ क्या लोगे, तुम देख रहे हो y4 है, y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, ऐसे करके पाथ लोगे और इसको कंप्लीट करोगे। तो हम लोग का कुची रेमन इक्वेशन का सारा क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट है, सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो बहुत अच्छी तरह हम लोग का ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है, ले लिया जरूर। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन। बिठा दे। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नाम से ही लग रहा है, बाइलिनियर मतलब दो टर्म में ये लीनियर होगा तो ये बाइलिनियर कहलाएगा। बाइलिनियर या फिर बोलते हैं इसको मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर और मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन। न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बाइलिनियर, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर इसी को बोलते हैं मोवियस, मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्म होता है जेड कोऑर्डिनेट और यू कोऑर्डिनेट, u और v, जैसे w बराबर एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी होता है और z बराबर x प्लस आई वाई होता है। इन दोनों के बीच क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या कैसे इमेज बनता है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा इंट्रो लिख लेते हैं। लेट देयर बी गिवन टू प्लेन्स, लेट देयर बी गिवन टू प्लेन्स, one plane is z plane in which z बराबर x plus iy is to be plotted and the other the W plane in which the point W बराबर U plus IB is to be plotted। मतलब बोलना चाहता है कि यहाँ पर दो प्लेन के बीच एक फंक्शनल मैपिंग बनेगा, दो प्लेन के बीच एक मैपिंग बनेगा। एक प्लेन है जेड प्लेन और एक प्लेन है डब्ल्यू प्लेन।
जेड प्लेन पर जो पॉइंट होगा, जेड प्लेन पर जो पॉइंट होगा वो एक्स वाई प्लेन होगा, उसको कभी कभी एक्स वाई प्लेन भी बोलेंगे। और एक डब्ल्यू प्लेन होगा, जैसे कोई भी, ये हो गया तुम्हारा जेड प्लेन, तो ये हो गया 0 x y, ओके, तो ये हो गया जेड प्लेन। और एक हो जाएगा तुम्हारा जेड प्लेन, या कभी कभी इसको एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। तो इसमें कोई भी प्लेन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको कभी कभी हम लोग अर्गरेंट प्लेन भी बोलते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 0 u v, इसको बोलेंगे हम लोग डब्ल्यू प्लेन। डब्ल्यू प्लेन का मतलब हो जाएगा u v प्लेन। तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन बनता है, क्या मैपिंग बनता है, उसी के बारे में यहाँ पर हम लोगों को स्टडी करना है। एक्स वाई प्लेन और यू वी प्लेन में क्या क्या रिलेशन बनता है, उसी को देखना है। दिख रहा है ठीक से? तो हम लोग को सबसे पहले जानना है कि एक देखना है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बोलता है W बराबर एफ जेड बराबर जेड प्लस अल्फा टाइप का चीज रहेगा। ट्रांसलेशन 4 वैरायटी पढ़ना है। एक पढ़ना है ट्रांसलेशन, एक पढ़ना है मैग्निफिकेशन, एक पढ़ना है तो हम लोग देख रहे थे ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में W बराबर एफ जेड बराबर जेड प्लस अल्फा टाइप का चीज रहेगा। तो W बराबर एफ जेड बराबर जेड प्लस अल्फा टाइप का चीज रहेगा। इसमें हम लोग देखना है द इमेज of the region in Z plane, image of the region in Z plane in W plane. In W plane will be just a translation of this region. Translation of this region, and hence the two regions in the Z plane and W plane will have the same shape, size and orientation। ये बोलना चाहता है कि जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन के बीच जो रिलेशन बनेगा, डब्ल्यू प्लेन और जेड प्लेन के बीच जो रिलेशन बनेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। इसमें करना क्या होगा सो हम बताएंगे। बोलना चाहता है कि ये दोनों प्लेन के बीच जो रिलेशन बनेगा, दोनों का जो सेम होगा, साइज जो होगा वो सेम होगा, उन दोनों का शेप होगा सेम होगा, शेप साइज एंड ओरिएंटेशन, शेप साइज एंड ओरिएंटेशन, दोनों का जितना प्रॉपर्टी है, शेप साइज और ओरिएंटेशन, तीनों जो होगा वो सेम होगा। यही बात बोलना चाहता है। तो एक हम लोग इसके बाद थ्योरम पढ़ेंगे, वो होगा W बराबर जेड प्लस अल्फा मैप्स द सर्कल इनटू सर्कल। VVI क्वेश्चन है ये। तो हम लोग इसको थ्योरम को देख लेते हैं। देखो तो तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग पहला देख ले, हम लोग ट्रांसलेशन कैसे कैसे बनाते हैं।
डब्ल्यू प्लेन और जेड प्लेन में क्या रिलेशन है उसी को हम लोग समझते हैं। डब्ल्यू प्लेन और जेड प्लेन में क्या रिलेशन है? तो पहला जो रिलेशन आ रहा है द ट्रांसलेशन वीबीआई थ्योरम है ये। द ट्रांसलेशन W बराबर जेड प्लस अल्फा मैप्स सर्कल्स इनटू सर्कल्स। मतलब जेड प्लेन पर अगर सर्कल बनेगा तो डब्ल्यू प्लेन पर भी सर्कल बनेगा। एक छोटे सा चीज लिख दिया है डायरेक्ट, लेकिन हम तुम्हें बताएंगे इसका प्रूफ में। एक चीज अगर बोला जाए लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, let the equation of circle in z plane will be written as z bar plus b bar plus b bar z plus c बराबर 0, whose center is minus b and radius अंडर रूट बी बार माइनस सी। अगर इसको लिख दिया जाए सीधे इसको इक्वेशन नंबर 1, तो तुम लोग तो जानना चाहोगे कि ये रिलेशन कहाँ से आया भाई। समझ रहे हो ना, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। कहाँ पर? जेड प्लेन पर। तो इस सर्कल को लेके चलेंगे और साबित करेंगे कि यही सर्कल डब्ल्यू प्लेन पर भी बनेगा। तो ये जो लाया है रिलेशन कहाँ से आया है, यहाँ पर नोट करके थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज होता है मॉड ऑफ जेड माइनस, मान लिया जाए जेड माइनस ए बराबर, मान लो अगर बी है, जेड माइनस ए बराबर बी है, इसे बनाना है। यहाँ पर ए सेंटर होता है, बी रेडियस होता है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसको स्क्वायर कर लो। सबसे पहले स्क्वायर करोगे तो ये बी स्क्वायर आएगा। इसको लिख सकते हो जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस ए होल का बार बराबर बी स्क्वायर। ओके, नहीं लिख सकते हो? अरे जेड सिखा लिखी पढ़े हो ना, मॉड जेड का स्क्वायर बराबर जेड इंटू जेड बार पढ़े हो। इसको अगर हम लोग तोड़े तो जेड माइनस ए इंटू जेड बार माइनस ए बार लिख सकते हैं बराबर बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग जेड जेड बार माइनस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस ए बार बराबर बी स्क्वायर। वैसे देखो इसी टाइप का चीज आएगा, जेड जेड बार माइनस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग बोले जेड जेड बार, यहाँ भी माइनस होगा ना, इस बार देखिए, तो जेड जेड बार माइनस ए जेड बार माइनस ए बार जेड बराबर बी स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सी बोलते हैं तो रिलेशन जो तुम देख रहे हो कि जेड जेड बार माइनस ए जेड बार माइनस ए बार जेड माइनस सी बराबर 0, इस टाइप का इक्वेशन मिल रहा है ना। यहाँ पर सेंटर माइनस भी है, यहाँ पर सेंटर प्लस है नहीं हम लोग, इसीलिए माइनस में आया है। यहाँ पर सेंटर माइनस भी है, तो यहाँ पर हम लोग जेड जेड प्लस ए लेते तो ये वाला पोर्शन आ जाता। ठीक, तो यही से आया है। ये नोट पॉइंट है, ये थ्योरम के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन तुमको यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को ऐसे ही लिखते हैं, जेड बराबर ए जेड माइनस ए बराबर बी। यहाँ पर ए सेंटर है और बी रेडियस है, ए सेंटर और बी रेडियस है। इसको स्क्वायर करके और इसको ब्रेक कर देंगे और मॉडुलस और कंजुगेट का प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग इस तरह का इक्वेशन को ला सकते हैं। तो आ गया है जेड जेड बार प्लस बी जेड बार बी बार जेड प्लस सी। लेट W बराबर जेड प्लस अल्फा, दैट इज जेड बराबर आ जाएगा W माइनस अल्फा। तो इक्वेशन फर्स्ट को ट्रांसफर करें हम लोग फ्रॉम 1, इसको लिख सकते हैं W माइनस अल्फा
डब्ल्यू माइनस अल्फा का होल बार प्लस बी, याद आएगा डब्ल्यू जेड बार बोला है तो जेड बार कितना हो जाएगा डब्ल्यू बार माइनस अल्फा, तो डब्ल्यू बार माइनस अल्फा बार बी डैश डब्ल्यू माइनस अल्फा प्लस सी बराबर 0। देख पा रहे हो कि जेड के अपने जगह पर, बी अपने जगह पर, जेड जेड बार हो गया, बी अपने जगह पर, जेड बार का वैल्यू लिख दिया, बी बार का वैल्यू अपनी जगह पर, जेड का वैल्यू प्लस सी बराबर 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू डब्ल्यू बार माइनस डब्ल्यू अल्फा बार माइनस अल्फा डब्ल्यू बार प्लस अल्फा अल्फा बार प्लस बी डब्ल्यू बार माइनस बी अल्फा बार बी बार डब्ल्यू माइनस बी बार अल्फा प्लस सी बराबर 0। यहाँ से डब्ल्यू डब्ल्यू बार एक साथ प्लस डब्ल्यू बार माइनस अल्फा प्लस बी डब्ल्यू माइनस अल्फा बार प्लस बी बार अल्फा अल्फा बार माइनस बी अल्फा बार माइनस बी बार अल्फा प्लस सी बराबर 0, which is in the form of डब्ल्यू डब्ल्यू बार प्लस लैम्डा डब्ल्यू बार डब्ल्यू प्लस म्यू बराबर 0। It is clear that mu is real and coefficient of W and W bar are the conjugate complex. Conjugate relation. तो गौर से देखो, यहाँ हमने W बराबर जेड प्लस अल्फा ट्रांसलेशन लिया है, जेड बराबर डब्ल्यू माइनस अल्फा पुट करके जेड बार निकाल लिया, इस इक्वेशन में पुट किए, जो भी इसी फॉर्म में है। लेकिन एक चीज को जानना है, इसका रेडियस को ग्रेटर देन 0 जरूर बताना है, इसका रेडियस को 0 से बड़ा बताना है। तो लास्ट हम लोग चलते हैं, इसका रेडियस को साबित कर देते हैं। तो लैम्डा बार माइनस म्यू बराबर माइनस अल्फा प्लस बी इंटू माइनस अल्फा बार प्लस बी बार माइनस अल्फा अल्फा बार माइनस बी अल्फा बार माइनस बी बार अल्फा प्लस सी। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो अल्फा अल्फा बार माइनस अल्फा बार बी प्लस बी बार माइनस अल्फा अल्फा बार बी बार अल्फा प्लस माइनस सी, या गया बी बार माइनस सी जो कि 0 से बड़ा है, हेंस इट रिप्रेजेंट्स द सर्कल। तो अगर हम लोग जेड प्लस अल्फा से ले, जेड प्लस अल्फा ट्रांसलेशन को ले और जेड प्लेन पर अगर सर्कल लेते हैं तो डब्ल्यू प्लेन पर भी सर्कल ही मिलेगा। जेड प्लेन पर अगर सर्कल लेते हैं ट्रांसलेशन के लिए, मतलब डब्ल्यू बराबर जेड प्लस अल्फा के लिए डब्ल्यू प्लेन पर भी क्या मिलेगा, सर्कल ही मिलेगा। सर्कल में याद रखना है, इट इज क्लियर दैट म्यू इज रियल, ये म्यू रियल होना चाहिए, और कोएफिशिएंट ऑफ डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बार आर द कंजुगेट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ये दोनों कंजुगेट कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। साथ में इसका जो रेडियस होगा लैम्डा बार माइनस म्यू, ये हमेशा लैम्डा भी मेरे पास है, लैम्डा बार भी मेरे पास है, वैल्यू पुट कर दिया, म्यू भी मेरे पास है। सॉल्व करने पर बी बार माइनस सी आया था, तो बी बार सी तो 0 से बड़ा होगा ही, रेडियस है। जेड प्लेन पर तो लेके चले हैं सर्कल, तो जेड प्लेन पर सर्कल लेके चले हैं, मतलब उसका रेडियस भी 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा अगर है तो ये भी 0 से बड़ा होगा। ऐसे करके हम लोग बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अगले क्लास में जारी रखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। बाय बाय, सी यू अगेन। जल्दी से आप लोग आ जाएं, क्लास खुल गया है, जल्दी से आप लोग आ जाएं।